Hello everyone, this is part 2. Part 1 में कुछ चीजें नहीं थी जो यहाँ पे ऐड हो गया है, तो मैं उसको यहाँ पे बता देता हूँ। तो कुछ हल्का स्टार्टिंग में कुछ चीजें रिवाइज हो जाएगा जो आपने पार्ट 1 में भी देखा है, और उसके बाद जो बाकी कंटेंट है वो न्यू है। तो एक तो ये चीज हम बात करें कि यहाँ पे 1476 में कैक्सटन जो थे वो इंग्लैंड लौट आए और वेस्टमिंस्टर में अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया था। ओके, तो गुटेनबर्ग के बारे में प्रिंटिंग प्रेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरूर तैयार करें। यदि आप स्पेशली यूजीसी नेट के लिए तैयार कर रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को जरूर देख लें। अब कैक्सटन जब उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया तो 1477 में अंग्रेजी में छपने वाली द फर्स्ट डेटेड बुक का प्रोडक्शन हुआ। और पुस्तक का नाम क्या था ये पूछा जाता है कभी कभी। उस पुस्तक का नाम था द डाइक्टिस एंड सिंगर्स ऑफ फिलोसफर्स। ओके, तो इस बुक का नाम जरूर याद रखें, जिसका जो बुक था वो फ्रेंच में था। उसका ट्रांसलेशन किया गया था ऑल रेवर्स के द्वारा। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यदि आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी और पीजीटी का कर रहे हैं तो भी, तो ये बताना जरूरी था। अब बात करते हैं यहाँ पे, उस समय दो चीजें थी। बुक्स जो छपते थे या तो क्वार्टो या फोलियो में छपते थे, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो आप समझ लीजिए। वो एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बट फॉर योर नॉलेज से यू शुड नो। इनका डिफरेंस जो था उनके साइज में हुआ करता था। जो क्वार्टो था उसका जो पेज होता था 9.5 इंचेस का वाइड होता था, और जो लंबाई होती थी, हाइट होती थी, वो 12 इंचेस होती थी। जबकि एक फोलियो जो होता था उसका जो पेज था वो 12 इंचेस का होता था वाइड, एंड 19 इंचेस उसका हाइट होता था। ये मेन डिफरेंस होता था। तो क्वार्टो की यदि हम बात करें तो 19 प्लेज, लगभग 19 जो उनके प्लेज वो छपे थे क्वार्टो में बिफोर 1623 क्वार्टो फॉर्म में। लेकिन उनका जो फर्स्ट फोलियो आया है ना, वो आया था 1623। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको पता होना चाहिए, है ना, चारों फोलियो। सो द फर्स्ट फोलियो वाज 1623 और सेकंड फोलियो जस्ट उल्टा कर दें, 23 को 32 कर दें। 7 years आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के डेथ के 7 साल बाद 1623 में आया था। इसमें लगभग 36 प्लेस थे शेक्सपियर के, और उनके जो फ्रेंड थे दो, जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल, उन्होंने इसको पब्लिश कराया। और इसका जो टाइटल था, टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, इसका जो टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। इसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया था ये पॉइंट, है ना, तो इसमें एक बुक नहीं छपा था, प्रेसेल्स। याद रखिए, ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना, कौन सा बुक नहीं छपा था इनका, ये वाला। ठीक, it was not included in first folio, the first collection of Shakespeare's play printed in 1623. some scholars, यहां पे कुछ स्कॉलर्स हैं, वो बताते हैं कि ये जो प्रिसेल्स नहीं छपा था उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ये जो काम था उन्होंने जॉर्ज विल्किंस के साथ कर रहे थे, तो शायद ये भी एक वजह रह सकता है। द फर्स्ट फोलियो हैज 454 लीव्स, है ना, यानी कि एक पेज, मतलब एक पूरा प्रॉपर पेज जिसमें 2 साइड होते हैं, उसको एक लीफ बोला जाता है।
तो इसमें 454 लीव्स थे, है ना। और इन्होंने ये किन को डेडिकेट किया था ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और मैं आगे फिर से इसको डिस्कस करूंगा, ठीक। सेकेंड फोलियो आया था 1632 में, जैसे कि मैंने आपको बोला 23 को जस्ट उल्टा कर दें। एंड थर्ड फोलियो आया था 1663 में, एंड फोर्थ फोलियो आया था 1685 में। तो ये ईयर्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है। तो अभी यहां पे आया था कि डेडिकेट किसको किया था, है ना। इट वॉज डेडिकेटेड टू हूम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो यहां पे देखिए आप, इट वॉज डेडिकेटेड टू, ये दो भाई थे, विलियम हर्वर्ट जो कि थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे, है ना, ये पेम्ब्रोक के थर्ड अर्ल थे, एंड हिज ब्रदर फिलिप हर्वर्ट, ठीक। इन दोनों भाइयों को डेडिकेट हुआ था ये क्या, फर्स्ट फोलियो कब आया था 1623, सेकंड कब आया था आपका 32, जस्ट उल्टा कर दीजिए, थर्ड 63 में, फोर्थ 85 में। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है आपको, डिड शेक्सपियर राइट अदर प्लेस, क्या उन्होंने और भी कहानियां लिखी थी, विच प्ले वो ओमिटेड फ्रॉम फर्स्ट फोलियो, इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। तो देखिए, यस उन्होंने और भी प्लेस लिखे थे, बिसाइड 36 प्लेस इन द फर्स्ट फोलियो के अलावा भी शेक्सपियर रोट प्रेसेस, और मैंने आपको बताया कि उसका क्या कारण हो सकता है कि वो नहीं छपा था, क्योंकि कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि वो एक को-वर्क भी था, तो इस वजह से भी हो सकता है। द टू नॉवेल्स किंग्समैन, जॉन फ्लेचर के साथ उन्होंने लिखा, है ना, ठीक। इसके अलावा 39th प्ले था, कार्डनियो हैज बीन लॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1593 वीनस एंड एडोनिस पब्लिश्ड एंड डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये हम अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन कौन थे ये हम ऑलरेडी, है ना, जब हमने पढ़ा था सोनेट के बारे में, तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, है ना, 1 से लेकर 126 किसको डेडिकेट किया गया था, है ना। तो यदि आपको याद है इट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें डिटेल में। इट इज रिटन इन द स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स, है ना। एडोनिस मैंने आपको बताया था यहाँ पे कितने वर्ड हैं, 6, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। iambic parameter rhyming ABA BCC, तो यूजीसी नेट का वीडियो चेक कर लें, उसमें जो 100 क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें मैंने ये डिटेल में बताया है ना, हमेशा के लिए कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। फिलहाल तो iambic pentameter rhyming स्कीम उन्होंने फॉलो किया। इट वॉज लव ऑफ वीनस फॉर एडोनिस, है ना, के बारे में बताया गया है। इसका जो सोर्स है, अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सोर्स है वो क्या है, हीरो एंड लिएंडर, और किसने इसको लिखा था, क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो ये उनका सोर्स है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रेप ऑफ ल्यूक्रेसी इज अ नरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। ये एक नरेटिव पोएम है, एक ट्रेजिक स्टोरी है। क्यों? क्योंकि इसमें ल्यूक्रेसी जो लॉस्ट करती है अपना वर्च्यू, है ना, अपने इज्जत को खो देती है। इट हैज 7 लाइन स्टैंजा, देखिए इसमें 3, इस नाम में टोटल 7 लेटर्स हैं, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं इनको। iambic pentameter, 7 line stanza in iambic pentameter, and a consonant rhyme scheme. This form is called what? Rhyme royal. तो rhyme royal के बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, अब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर उसको देख लें। सोनेट 99, जब हम सोनेट 99 की बात करते हैं तो देखिए, जो सोनेट 14 लाइंस को, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको इन तीनों पॉइंट के बारे में जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से, तो 14 लाइन की जगह ये 15 लाइन में लिखा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। सोनेट नंबर 126, तो ये 12 लाइन में लिखा गया था, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं द पैशनेट
पिलग्रिमेज, ये एक कलेक्शन था 20 पोएम्स का, पब्लिश हुआ था 1599 में। विलियम जैगर्ट ने इसको लिखा था, है ना। और इसमें विलियम शेक्सपियर के लगभग 5, ऐसा बोला जाता है 5 ऑथेंटिक, है ना, पोएम्स थे टोटल। इसमें 20 थे, उसमें से 5 ऑथेंटिक विलियम शेक्सपियर के थे, और उसी में ये एक पोएम था पैशनेट पिलग्रिमेज। विलियम शेक्सपियर द फेनिक्स एंड द टर्टल की यदि बात करें, इज अ पोएम दैट मे बी characterized as both an allegory and elegy. It has also been called the first great published metaphysical poem, है ना। ये फर्स्ट ग्रेट मेटाफिजिकल पोएम माना जाता है। An elegy is a poem lamenting a person's death, memorizing a dead person. तो ये आप प्रोसोडी वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें पूरा डिटेल में है एलेजी क्या होता है ना, ये सब चीजें दिया हुआ है। तो एलेजी क्या होता है, एक लैमेंटिंग, दुख भरा, है ना, पोयम होता है जिसमें किसी पर्सन के डेथ पे उसको मेमोराइज करते हुए बताया जाता है। तो ये जो आया था फिनिक्स एंड द टर्टल, वो पहली बार बिना टाइटल के रॉबर्ट चेस्टर 1601 लव माइटर में कुछ कविताएं छपी थी, उनमें से एक था ये, ठीक है, इसको याद रखें। जो फेनिक्स एंड टर्टल है अपीयर्ड इन 1601, है ना। इसमें विलियम शेक्सपियर के, सिर्फ विलियम शेक्सपियर का नहीं बल्कि उस काल, उस टाइम में जो और फेमस राइटर्स थे, जैसे बेन जॉनसन, जॉर्ज चैपमन एंड जॉन मैस्टन, इनके भी वर्क शामिल थे उसमें। तो फिनिक्स एंड टर्टल में शेक्सपियर कविता में बताते हैं कि पक्षी अपने प्यार में एक हो जाते हैं और आग में एक साथ मर जाते हैं, ठीक। कविता तब शुरू होती है जब अन्य पक्षियों को अंतिम संस्कार के लिए बुलाया जाता है। भाग लेने से प्रतिबंधित कुछ को भाग नहीं लेने दिया जाता है उसमें, है ना, अंतिम संस्कार में। सो प्रतिबंधित पैशाचिक, डरावना उल्लू और अत्याचारी पंख के पक्षी हैं जिनको बैन कर दिया गया है। लेकिन चील, एक पंख वाले राजा का स्वागत, और एक हंस को सर्पलेस व्हाइट में पुजारी के रूप में कार्य करना है। कौवा भी इस अवसर के लिए उपयुक्त है, उसे पंजे और सेवल पंख में भाग ले सकता है, उसके पंजे और सेवल पंख में भाग ले सकता है। कविता तब फिनिक्स और कछुए के बीच मौजूद प्रेम संबंधों का वर्णन करती है ना, टर्टल और फिनिक्स, ठीक। कविता एक थ्रोनस यानी अंतिम संस्कार गीत है के साथ समाप्त होती है, जो पक्षियों की एक स्तुति है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। अ लवर्स कंप्लेन की बात करें तो पोयम जो है, द पोयम वाज पब्लिश अलॉन्ग विद हिज सोनेट, बिना परमिशन के, बिना वर्ड्सवर्थ के परमिशन के ये पब्लिश हुआ था। और ये एक पेस्टरल सेटिंग है 7 लाइन स्टैंजा में, ठीक। कथावाचक सैर पर है। जब एक महिला को रोते हुए सुनता है, एक युवा नौकरानी, अभी भी युवा दिखती है, एज उसका ज्यादा है लेकिन युवा दिखती है, नौकरानी टोपी पहने एक नाले के पास है, वह रोती है लगातार, कागज के फटे स्क्रैप को पानी में फेंक रही होती है और उसके साथ साथ अन्य चीजें भी फेंक रही होती है। वह अंगूठी को तोड़ती है। उसकी चीख पुकार सुनकर एक श्रद्धालु महिला के पास पहुंचता है, यानी इसके पास पहुंचता है। कथाकार दूर से सुनता है। बूढ़ा नौकरानी से पूछता है कि इस तरह के व्यवहार के पीछे का कारण। वह बताती है कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया है, उसने उसके प्यार का फायदा उठाया। वह जानती है कि वह उसके प्रति असत्य था। वह आशा करती है कि उसके द्वारा दिए गए पत्रों और उपहारों को नष्ट करके वह उससे आगे निकल सकेगी। नौकरानी तब स्वीकार करती है कि अगर वह अपने प्रेमी से क्षमा मांगती है तो वह
खुशी से उसको स्वीकार करेगी, लेकिन बाद में दूसरे पक्ष को भी आप पूरे लवर्स कंप्लेन को पढ़ के समझ सकते हैं। अब कुछ मूवीज बने हैं यहां पे, है ना, मूवीज बने हैं, शेक्सपियर ने जो प्ले लिखे हैं उसपे। तो एक है अंगूर, कॉमेडी ऑफ एरर, मकबूल, मैकवर्थ जो आपने पढ़ा होगा, नहीं है तो इसके पूरा डिटेल्ड हिंदी में मैं आपको इसके 1-to-1 वीडियो दूंगा। ओमकारा ओथेलो से, हाइदर हैमलेट से, इसक जादे रोमियो एंड जूलियट, और भी बहुत सारे हैं, पर थोड़ा सा ये नॉलेज के लिए था, बाई चांस कभी एग्जाम में आ गया तो। 1896 फ्रेडरिक एस बर्ज coined the term problems play, है ना, तो फ्रेडरिक ने यहाँ पे प्रॉब्लम्स प्ले टर्म कॉइन किया था टू रिफर हिज 3 प्लेज। कौन कौन से? All's that all well that ends well, measure for measure, and Troilus and Cressida, इन तीनों के लिए, ठीक है। तो याद रखिए कि 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। इस 4 ग्रेट ट्रेजेडीज जो हैं, याद रखिए, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, मैंने सीक्वेंस में डाला हुआ है ना। कौन कौन से हैं? हैमलेट 1601 में, ओथेलो 1604 में, किंग लियर 1605 में, मैकबेथ 1606 में। इसमें से मैकबेथ जो था सबसे शॉर्टर है, सबसे छोटा है इनमें से, ओके, एंड हैमलेट जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक। द शॉर्टेस्ट प्ले कॉमेडी ऑफ एरर है, याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट प्ले जो है कॉमेडी ऑफ एरर, जिसमें 1787 लाइन है, ठीक, इसको याद रखिएगा। इस 4 ग्रेटेस्ट कॉमेडीज कौन कौन से हैं? मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। यदि हम बात करें जूलियस एंड सीजर के साथ साथ क्लोनिस एंड एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा, ठीक, तो ये जो हैं ये रोमन प्लेज बेस्ड है। कैसे? ऐसा माना जाता है कि जो जूलियस एंड सीजर इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर लिखा गया है, ये 1599 में, it portrays the conspiracy against Roman dictator of the same name as assassination and its aftermath. It is one of several Romans play that he wrote based on true event of Roman history. Of history of British literature या ब्रिटिश हिस्ट्री का वीडियो फोल्डर बना होगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसमें आप उसमें देखिएगा। सो जूलियस एंड सीजर कितने आर्मी के साथ गया था, कहां से आया था, ब्रिटेन में कौन से पार्ट में पहुंचा था, उसके पास कितने लोग थे उस समय, और उसने कैसे वहां पे लोगों को कंट्रोल कर लिया, और जाते समय उसकी आर्मी कैसे बढ़ गई थी। इसी चीज ने उसको क्यों फेमस कर दिया, और इसी बात से उसका असैसिनेशन भी हो जाता है। ये चीज वीडियो में है, वहां पे आप डिटेल में देखिएगा। तो ये एक रियल, तो सिर्फ जूलियस एंड सीजर ही नहीं, सिर्फ ये ही नहीं जो कि ट्रू इवेंट ऑफ रोमन हिस्ट्री पे लिखा गया था, बल्कि कॉर्नेलियस एंड एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा भी लिखा गया है। तो ये इनका नाम जरूर याद रखें। ड्रामेटिक रोमांस की बात करें, जिसे ट्रेजेडिक कॉमेडीज बोल सकते हैं, उसमें आपका प्रिसिल्स आता है, सिम्बोलिन आता है, विंटर्स टेल आता है, एंड द टेम्पेस्ट आते हैं, ये 4 है ना, जिसमें ये फर्स्ट फोलियो में नहीं था। ये उसका रीजन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉमेडी ऑफ एरर इज द शॉर्टेस्ट प्ले, है ना, अभी हमने बात किया था। Love Labour Lost has the highest percentage of rhyming lines of all Shakespeare's plays. तो ये भी एक important point है। For his legendary and historical material, जो शेक्सपियर जो थे
है ना, हिस्टोरिकल मटेरियल और लेजेंडरी के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते थे? ये डिपेंड मुख्य रूप से ये हॉलिंसेड, जो कि हॉलिंसेड जो हिस्ट्री लिखा करते थे, और स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड के जो हिस्ट्री हुआ करते थे, जो सर थॉमस नॉर्थ लिखा करते थे, उनके हिस्ट्री पे ये एक्चुअली डिपेंड रहते थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये उनको वहां से सोर्स मिलता था, डेटा मिलता था। द पोएट एंड क्रिटिक टीएस एलियट की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कई बार एग्जाम आया है। इन्होंने कहा, मैकबेथ को क्या कहा था, है ना, आर्टिस्टिक सक्सेस एंड आर्टिस्टिक फेलियर किसको बताया टीएस एलियट ने? हैमलेट को, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक आर्ट। सो अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग, ज्यादातर जो मैंने आपको फैक्ट दिए हैं वो विलियम जे लॉन्ग के बुक से दिए हुए हैं, ताकि आपको डेट्स में कंफ्यूजन ना हो। सो विलियम जे लॉन्ग ने इनके करियर को, लिटरेरी करियर को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरा उन्होंने बताया है रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तीसरा बताया है ग्लूम एंड डिप्रेशन, है ना, और जब वो ट्रेजेडी लिखने लग गए थे, है ना, अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सैनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म, ये 4th पीरियड को बोला है ना। अब इसको और हम देखेंगे डिटेल में, डोंट वरी। पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डॉर्डन की बात करें तो उन्होंने इसको 4 भागों में इन्होंने बांटा है। तो पहला जो है, याद रखिए, 1588 से 94 तक, यानी 6 ईयर का स्पैन। दूसरा, जिसको उन्होंने नाम दिया था द वर्कशॉप, इन द वर्कशॉप। दूसरे पीरियड को उन्होंने नाम दिया इन द वर्ल्ड, 1594 से 1600 तक, 6 ईयर का स्पैन। थर्ड, आउट ऑफ डेथ, थर्ड पीरियड को उन्होंने नाम दिया आउट ऑफ डेथ, 1600 से 1608 तक, 8 ईयर का स्पैन। एंड नेक्स्ट है ऑन द हाइट्स, 1608 से 1612, 4 ईयर का स्पैन। Shakespeare's poetic and dramatic career has been divided into 4 periods. These divisions as follows. Shakespeare plays period of experimentation, है ना। तो दिस पीरियड बिलोंग टू, देखिए पहला जो उन्होंने दिया है ना, इन दी वर्कशॉप, नहीं, ये तो हम ये तो हमने इनका डिस्कस कर लिया। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ह्यूमर एंड हिस्ट्री, है ना, तो इसको और डिटेल में देखते हैं। यदि फर्स्ट पीरियड की बात करें, पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, तो उसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से उनके, उन्होंने जो चीजें लिखी हैं, तो उनमें से क्या क्या है। ये आता है आपका टाइटस एंडोनिकस, उसके बाद आपका आता है हेनरी 6, जो कि 3 पार्ट में लिखे गए थे, और उसमें भी वो सीक्वेंस पूछ लेते हैं, याद रखिएगा, तो उनका सीक्वेंस जरूर देख लें। लव लेवर लॉस्ट, उसके बाद आपका आता है कॉमेडी ऑफ एरर्स, ओके, कॉमेडी ऑफ एरर्स, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रिचार्ड थर्ड, रिचार्ड सेकेंड, ठीक। इसके अलावा आता है आपका रोमियो एंड जूलियट, इसमें 2 पोएम्स भी हैं, वीनस एंड एरोनिस एंड रेप ऑफ लिक्विस, ठीक। सो यदि इस पीरियड की बात करें, द वर्क ऑफ दिस पीरियड इज एज अ होल एक्सट्रीमली साइलेंट इन टेक्सचर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नाम क्या दिया है, पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, तो साइलेंट इन टेक्सचर। द ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ इज सुपरफिशियल रहा है, देयर इज नो डेप्थ ऑफ थॉट और कैरेक्टराइजेशन, द आर्ट इज एविडेंटली इमैच्योर,
The work is characterized by youthful imagination, by extravagance of language का इस्तेमाल किया है, and by a constant use of pun, conceit and other affections. है ना, इस पीरियड में इस तरह का उनका चीजें रहा है। और इस अवधि के कार्य यदि हम होल पूरा देखते हैं तो अत्यंत मामूली, और ये हम सुपरफिशियल और कोई डेप्थ नहीं ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। तो ऐसा रहा है इनका। जो सेकंड पीरियड को क्या नाम दिया है, पीरियड ऑफ ह्यूमर एंड हिस्ट्री की बात करें, जिसमें कौन से वर्क हैं इनके। द वर्क ऑफ दिस पीरियड आर किंग जॉन, मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी IV पार्ट 1 and 2, हेनरी V, Taming of the Shrew, Merry Wives of Windsor, Much Ado About Nothing, As You Like It, and Twelfth Night. Okay. तो ये नाटक इस पीरियड में, ये नाटक कवि की प्रतिभा में तीव्र डेवलपमेंट होता दिखाई देता है। वे मानव जीवन और मानव प्रकृति के गहन ज्ञान को दर्शाते हैं। ये इस पीरियड में चरित्र चित्रण और हास्य अधिक मर्मस पेनिट्रेटिंग हो गए थे, विचार वजनदार हो गए हैं, ठीक। और थीम जो है ना, उसमें बात करें या प्रोज और ब्लैंक वर्स काफी हद तक उन्होंने छोड़ दिया है। ओके, थीम में और ब्लैंक वर्स में अपनी कठोरता खो दी है उन्होंने। तो क्योंकि कॉमेडी और ह्यूमर आपको इनमें दिखाई देगा। चलिए, थर्ड पीरियड जो था उनका, उसमें क्या क्या आता है, जूलियस सीजर, हैमलेट, है ना, All Wells That End Wells, Measure for Measure, Troilus and Cressida, Othello, Lear, Macbeth, Antonio and Cleopatra, okay, Carolus and Timon of Athens। तो यहाँ पे आप देखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, आपने इनमें से यदि इनको पढ़ा है तो आपको पता चल रहा होगा कि उदासी, अवसाद का पीरियड या उसकी शक्तियों की पूर्ण परिपक्वता का प्रतीक है। उनके ड्रामेटिक पावर, हिज इंटेलेक्चुअल पावर एंड हिज पावर ऑफ एक्सप्रेशन आर एट देयर हाईएस्ट। यह उनकी सुप्रीम मास्टरपीस का समय है। हालांकि उनका ध्यान विशेष रूप से मानवीय अनुभव के गहन के पक्ष पर है। यह पाप और मनुष्य की कमजोरी उसके नाटकों का विषय है। बुराई पर जोर दिया जाता है और स्वर या तो गंभीर है या उग्र है। तो यदि आपने कोई सा भी इसमें से पढ़ा होगा, यदि मैकबेथ पढ़ा होगा, तो भी आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि इस पीरियड में उन्होंने कैसे लिखना स्टार्ट किया है। नाउ फोर्थ पीरियड, प्रिसिल, जो फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं था, सिम्बलाइन, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट एंड अनफिनिश्ड हेनरी इज शामिल है। इस अवधि के दौरान शेक्सपियर का स्वभाव कड़वा और उदास से शांत और शांतिपूर्ण हो गया है। ओके, आसमान से घने बादल पिघल गए हैं, एक कोमल और शालीन स्वर प्रबल होता है। अब वो उनका लैंग्वेज जो है चेंज हो रहा है, लिखने का तरीका। जमीनी कार्य अभी भी दुखद जुनूनी से सुसज्जित हैं, लेकिन बुराई को अब अपना रास्ता बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। उनके लेख में नहीं आ रहा है। बुराई को अच्छे से नियंत्रित और जीत लिया उन्होंने। साथ ही वे शेक्सपियर के नाटकीय शक्तियों के पतन को दर्शाते हैं। वे अक्सर निर्माण में लापरवाह होते हैं और लक्षण वर्णन में असंतोषजनक यानी डिससैटिस्फाइड होते हैं, जबकि शैली और छंद में भी गिरावट होती है लास्ट पीरियड में। ठीक, तो ये 4 पीरियड का एक्सप्लेनेशन था। चलिए, यदि हम माइकल डॉब्सन की बात करें तो उनके जो द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में उन्होंने जो प्लेस डाले हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो इनके डेट लाइन उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है यहाँ पे। तो यानी 14 कॉमेडीज याद रखिएगा। ये आपके 1590 से 91 टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ठीक। उसके बाद 90
सेम टाइमलाइन में आपका है टेमिंग ऑफ स्क्रू, 1594 में द कॉमेडी ऑफ एरर्स, 1594 से 95 लव लेवल लॉस्ट, 95 मिडसमर नाइट ड्रीम, 96 में आया उनका मर्चेंट ऑफ वेनिस, 97 98 मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर, मच एरो अबाउट नथिंग, 98 1598, 1599 से 1600, ओके एज यू लाइक इट। तो ये वाला पब्लिशिंग वाला याद रखेंगे। हाँ, यदि आपको कंफ्यूजन हो कि दोनों याद कैसे रखेंगे तो लास्ट वाला 1601 12th night or what you will, measure for measure 1603, 1604 से 05 है ना, all's well that ends well, 1609 winter's tale and 1611 the tempest। यदि हम हिस्ट्री की बात करें तो टोटल 10 है इसमें। 1591, हाँ ये देखिए ये सीक्वेंस याद रखिएगा, है ना, कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में। तो हेनरी 6 पार्ट 2 आया था, फिर 91 में पार्ट 3 आया और 92 में पार्ट 1 आया। So 1593 the tragedy of Richard III, 1595 the tragedy of King Richard, 96 life and death of the king, 97 Henry IV part 1 King Henry IV, 98 Henry IV part 2, 99 life of Henry V and 1613 Henry VIII or all is true। इनके ट्रेजेडी की बात करें तो 1593 a tragedy of Titus Andronicus, 95 tragedy of Romeo Juliet, next 99 Julius Caesar, 1601 tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, Hamlet in short, history of Troilus and Cressida 1603, 04 में tragedy of Othello, उसके बाद 05 tragedy of King Lear, 05 Timon of Athens, 06 Macbeth, 06 Antony and Cleopatra, 07 Briseis, 08 Callinicus, 010 Cymbeline, 1614 आपका आया था 2 नॉवल किंग्समैन, को ऑथर थे इसमें जॉन फ्रेचर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। और इसके अलावा 39 प्ले जो था कार्डिनियो हैज बीन लॉस्ट, याद रखें। पोएट्री की बात करें, कुछ पोएट्री जो वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लिक्रेसी, इन शॉर्ट हमने कुछ का देखा भी है, सोनेट ऑफ सनरी नोट्स और म्यूजिक, पैशनेट पिलग्रिमेज एंड फिनिक्स एंड टर्टल, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने देखा है, एक कुछ के बारे में। लवर्स कंप्लेन, इसके बारे में भी देखा था। सोनेट, द सोनेट 1609 में पब्लिश जो हुआ था, ओके। एंड फ्यूनरल एलेजी बाय विलियम शेक्सपियर 1612। तो ये एक माइंड मैप है, उनका जन्म कब हुआ, तो इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार क्विक रिवीजन कर लें, है ना। कितने सिबलिंग थे इनके, यहाँ पे ये चीज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, और 3 बच्चे थे वो हम पढ़ ही चुके हैं। और उन्होंने कितने प्ले लिखे थे, ठीक, और बाकी उनके सोनेट, ये सब सारा हम पढ़ चुके हैं। चलिए, क्रिटिकल रिमार्क ऑन शेक्सपियर। जीबी शॉ ने कहा है, आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट, है ना, कि काश मैं उनकी तरह जो उन्होंने ट्वेल्थ नाइट जो इतना सुंदर प्ले लिखा है वैसा लिख पाता। नेक्स्ट है आपका अलेक्जेंडर पोप की बात करें तो इफ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी तो वो है शेक्सपियर, है ना। इस नाम के हकदार कौन है? शेक्सपियर। Nature herself was proud of his design and joyed to wear the dressing of his lines. प्रकृति, स्वयं प्रकृति को उसके डिजाइनों पर गर्व था और उसकी पंक्तियों के कपड़े पहनकर खुशी हुई। बेन जॉनसन ने सबसे ज्यादा लगभग आपको मिलेंगे इसमें जो कमेंट किए। Shakespeare's kings are not nor the mean to be great men, rather little or quite ordinary humanity, thrust upon greatness with those pathetic reserve
the natural self-pity of the weak heightened in them into registrable appeal to others as the net result of their royal prerogative, Walter Peter in his essay Shakespeare's English King. तो शेक्सपियर के राजा महान व्यक्ति नहीं है, जो शेक्सपियर अपने ड्रामा प्लेज में उन्होंने लिखा है, जिन राजाओं मतलब का कैरेक्टर है ना ही होने वाले हैं, बल्कि बहुत कम या बिल्कुल सामान्य मानवता महानता पर जोर देते हैं ये कैरेक्टर। उन दयनीय परिणामों के साथ कमजोरी की प्राकृतिक आत्मदया उनमें दूसरों के लिए अप्रतिरोध्य अपील में बढ़ गई है। उन्हें शाही विशेषाधिकार का शुद्ध परिणाम मिलता है। यानी कि जो उनके कैरेक्टर हैं जिसमें वो किंग्स को दिखाते हैं, तो उनका जो फीलिंग है, उनकी जो महानता है, उनके जो कार्य हैं, है ना, उसके बारे में वो हमेशा रॉयल नहीं रहते हैं हर एक कैरेक्टर, है ना। तो अलग अलग कैरेक्टर को उन्होंने मिक्स करके बताया है, जो कि एक नेचुरल कैरेक्टर लगता है। तो ये उन्होंने ये वॉल्टर पीटर ने कहा है ना, अपने ऐसे में शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स। यदि हम बात करें डाउडेन, तो क्या लिखते हैं वो? किंग जॉन इज द रियल क्रिमिनल, वीक इन क्रिमिनलिटी। हेनरी सिक्स is the royal saint, weak in saintlessness. The strength of Henry V is that of the plain heroic magnitude. Here then we may recognize one dominant subject of histories, how a man may fail, how a man may succeed in attaining a practical master of the world. यानी डाउडेन कहते हैं कि किंग जॉन असली अपराधी है, अब लेकिन अपराधिकता में कमजोरी है। यानी जो लिखा है उसमें किंग जॉन के बारे में, तो इस तरह का कैरेक्टर है। हेनरी सिक्स जो है शाही हैं, रॉयल हैं, लेकिन वो उनके अंदर वीक है। शाही संत हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी है वो कम है। हेनरी फिफ्थ की ताकत है ना, कैसा है? एक प्लेन हीरोइक मैग्नीट्यूड की तरह, सिंपल। हम इतिहास के प्रमुख विषय को पहचान सकते हैं, जैसे कि एक आदमी कैसे असफल हो सकता है और कैसे एक मनुष्य संसार की व्यावहारिक महारत हासिल करने में सफल हो सकता है ना। तो इस चीज को विलियम शेक्सपियर के इस चीज को डाउडेन बताते हैं। और यहाँ पे इसके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं स्टार्टिंग में, पहले वीडियो में, है ना। रॉबर्ट ग्रीन इन ग्रॉसवर्थ ऑफ विट में उन्होंने क्या बोला इनको? अपस्टार्ट क्रो एंड टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड बोला है इनको। अपस्टार्ट क्रो क्यों? क्योंकि मतलब उनका कहना था कि ये हमारी चीजों को ले करके हमारी पंखों से उड़ रहा है ना। तो हमारी चीजों को ले करके लिखता है ये। I love the man and do honor his memory. On this side, idolatry as much as any. He was indeed honest and of open and free nature, Ben Jonson. मैं उस आदमी से प्यार करता था और उसकी प्रकृति, उसकी स्मृति को इस तरफ मूर्ति पूजा के रूप में उतना ही सम्मान देता हूं। वास्तव में ईमानदार और खुले स्वतंत्र स्वभाव के थे, लेकिन इन्होंने ही उनको लेस ग्रीक है ना और स्मॉल लैटिन भी कहा है। देखिए नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में ही है ना, ठीक, याद रखिएगा बेन जॉन्सन। चलिए नेक्स्ट। He was not an age but for all age. तो वो सिर्फ उस एज के लिए नहीं थे, वो हमेशा, क्योंकि आज भी विलियम शेक्सपियर का क्रेज है, तो इसीलिए बेन जॉन्सन ने बोला वो तो हर एक एज के लिए थे। Our sweetest Shakespeare fancy child, ये बोला है जॉन मिल्टन ने लैग्रो में, है ना। लैग्रो में उन्होंने बोला हमारा सबसे प्यारा शेक्सपियर, फैंसी मींस काल्पनिक, चाइल्ड।
To begin then with the Shakespeare, he was the man of who all modern and perhaps ancient poet had the largest and most comprehensive soul. ये किसने बोला है? जॉन ड्राइडन. शुरुआत तो शेक्सपियर से करें, वे सभी आधुनिक और शायद प्राचीन कवियों में सबसे बड़े और सबसे व्यापक आत्मा वाले व्यक्ति थे. ऐसा कहा है जॉन ड्राइडन ने, है ना, अपने essay of dramatic poesy में. Dear son of memory, great heir of fame, है ना. तो यहाँ पे great heir of fame means महान उत्तराधिकारी. ऐसा किसने बोला है? जॉन मिल्टन ने. किसके बारे में बोला है? शेक्सपियर के बारे में. ठीक. I admire him, यानी कि बेन जॉनसन. यहाँ पे हिम बेन जॉनसन के लिए लगा है. But I love शेक्सपियर, है ना. शेक्सपियर को लव करते हैं. किसने बोला है? जॉन ड्राइडन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. His history requires Roman kings, but he thinks only men. ये सैमुअल जॉनसन ने बोला. उनकी कहानियों में रोमियो और राजा, रोमन किंग्स एंड रोमन्स और किंग्स के बारे में बात की गई है, लेकिन वह केवल पुरुषों के बारे में सोचते हैं. ऐसा विलियम शेक्सपियर के बारे में सैमुअल जॉनसन ने बोला है. Dear son of memory, great heir of fame, what needs thou such weak witness of thy name. मिल्टन ने बोला है अपने पोयम में ओ शेक्सपियर में. प्रिय स्मृति के पुत्र, प्रसिद्धि के महान उत्तराधिकारी, आपको अपने नाम के ऐसे कमजोर गवाह की क्या आवश्यकता है. टी.एस. एलियट ने क्या कहा है? उन्होंने बोला है, we can say Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such great account. हम शेक्सपियर के बारे में कह सकते हैं कि कभी किसी व्यक्ति ने इतने कम ज्ञान को इतने महान खाते में नहीं बदला. One day when there is no more Great Britain, जब Great Britain नहीं होगा, जब United States नहीं होगा, when there is no more English language, लेकिन तब भी शेक्सपियर रहेगा. ऐसा किसने बोला है? है ना, मचाडो डियसेस. ठीक, मैं बोला गया है. यदि हम दांते एंड शेक्सपियर, सॉरी, टी.एस. एलियट की बात करें तो उन्होंने एक और दिया है, दांते एंड शेक्सपियर ने वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया. देयर इज नो थर्ड वन. ओके, दुनिया को इनके बीच में बटा पाएंगे. The others avoid our question. Thou art free. We ask and ask, thou smilest, and the art is still out-topping knowledge. ऐसा किसने बोला? मैथ्यू आर्नोल्ड अपने सोनेट शेक्सपियर में, है ना. अन्य हमारे प्रश्न को एक्सेप्ट करते हैं. आप आर्ट मुक्त हैं. हम पूछते हैं और पूछते हैं. आप मुस्कुराते हैं और कला अभी भी उत्कृष्ट एक ज्ञान है. शेक्सपियर के लिए कहा. He breathed upon the dead bodies and brought them into life. उन्होंने सबों पर सांस ली और वो जीवित हो गए, है ना. R.W. Emerson एक अमेरिकन एसेइस्ट है. The great genius that perhaps human nature had yet produced. ठीक, सबसे बड़ी प्रतिभा जो शायद मानव प्रकृति ने अभी तक पैदा की थी. असंख्य दिमाग वाले मैरिड माइंडेड शेक्सपियर, है ना. ऐसा किसने बोला है? एस.टी. कॉलरिज. याद रखिएगा. In a word, he is universal poet. W.J. Long. एक शब्दों में कहें तो सार्वभौमिक कवि, universal poet. I don't remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare. गोएथ ने बोला, मुझे याद नहीं कि मेरे जीवन में किसी भी कविता या व्यक्ति या घटना ने शेक्सपियर के नाटकों के रूप में मुझ पर इतना प्रभाव डाला. शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइन. किसने बोला? रस्किन. नायिकाएं हैं. Shakespeare is a drunken savage with some imagination whose play please only in London and Canada. ये किसने बोला है? वेल्टन ने. कि शेक्सपियर की कुछ कल्पनाओं वाला शराबी है शेक्सपियर, तो जिसने नाटक केवल लंदन और कनाडा में ही देखे जा सकते हैं, जिसके नाटक. Of all Shakespeare plays,
Macbeth is the most rapid. जल्दी जल्दी. Hamlet is the slowest movement. ऐसा किसने बोला है? Coleridge. Shakespeare put forward anti-church ideas and did not consider suicide be a sin. That the skillful avoided conflict with the censorship. Wherein शेक्सपियर ने चर्च विरोधी विचारों को सामने रखा है और आत्महत्या को भी पाप नहीं माना है. उन्होंने सेंसरशिप के साथ संघर्षों को कुशलता से टाला है. बाद में रूसी शेक्सपियर विद्वान. He breathed upon the dead bodies, ये हम पढ़ चुके हैं. R.W. Emerson, है ना, और वह जीवित हो गए सब, ये पढ़ चुके. We can say the Shakespeare that never has a man turned solitary, ये भी पढ़ चुके हैं, है ना. When I read Shakespeare, I'm struck with wonder that such revival people should muse and thunder in such a lovely language. D.H. Lawrence. जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है, ऐसे तुच्छ लोगों को इतनी प्यारी भाषा में चिंतन और गड़बड़ाहट करनी चाहिए. ये लिखा उन्होंने. ये हम पढ़ चुके हैं. स्टिल कॉलरेज दोबारा रिपीट हो गए. I admire him, ये भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट है. स्वीट सन ऑफ एवन, बेन जॉनसन ने बोला है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, हर एक उम्र के लिए थे. आई लव द मैन, देखिए बेन जॉनसन का एक और. I love the man and do honor his memory, soul of the age, applause, delight and the wonder of Aristides. मैं उस आदमी से प्यार करता था, उसकी यादाश्त का सम्मान करता हूँ, मेमोरी का, उम्र की आत्मा, तालियों की गड़ाहट, खुशी हमारे मंच का कमाओ. बेन जॉनसन. My Shakespeare rise and will not lose thee by. Chaucer or Spencer bid Beaumont lie a little further to make the room. ये किसने बोला है? बेन जॉनसन. Others avoid our question, ये हम पढ़ चुके हैं. मैथ्यू आर्नोल्ड. शेक्सपियर कुछ कल्पना के साथ एक शराबी हैं, ये भी पढ़ चुके हैं. वह एक उम्र के लिए, ये भी पढ़ चुके हैं. ओके. और ये भी पढ़ चुके हैं. Thou hadst small Latin and less Greek, बोला था बेन जॉनसन ने. हमने पहले वीडियो में भी देखा है ये चीज. ओके. अब थॉमस काले ने क्या बोला? If I say Shakespeare is the greatest intellect, I have said all concerning him, but there is more Shakespeare's intellect than we have yet seen. It is what I call an unconscious intellect. There is more virtue in it that he himself is aware of. अगर मैं कहूं शेक्सपियर सबसे महान बुद्धिमान थे, तो मैं उनके बारे में सब कुछ मैंने कह दिया, लेकिन हमने अभी तक जितना देखा है उससे कहीं अधिक शेक्सपियर के बुद्धिमान थे. इसे ही मैं अचेतन बुद्धि कहता हूं. इसमें और भी सद्गुण है जिसके बारे में वह स्वयं जानता है. If we wish to know the force of human genius, we should read Shakespeare. If we wish to see the insignificance of human learning, we may study commentators. William Hazlitt. यदि हम मानव प्रतिभा की शक्ति को जानना चाहते हैं तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए. यदि हम मानव शिक्षा के महत्व को देखना चाहते हैं तो हम उनके टीकाकारों का अध्ययन करना चाहिए. Hamlet experience simply could not have happened to a plumber. उससे कोई कंपैरिजन नहीं है. हैमलेट का अनुभव प्लम्बर के साथ नहीं हो सकता. जीवी सॉ. There's Shakespeare on whose forehead climb the crowns of the world, O eyes sublime, with the tears and laughter for all time. Elizabeth Barrett Browning. He was naturally learned. He needed not spectacles or books to read nature. He looked inward and found her there. John Dryden. वह स्वाभाविक रूप से सीखा हुआ था,
प्रकृति को पढ़ने के लिए उन्हें किताबों के चश्मे की जरूरत नहीं थी, उनके उन्होंने भीतर झांका और वहीं सब कुछ था। जॉन ड्राइवर। आर सो इट इज शेक्सपियर, ये हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ है। And one while Shakespeare following the nature's light is the world's whole planet filled with Stagirites, Thomas More. Okay, Stagirites से भरा हुआ. One of the greatest genius that ever existed, Shakespeare undoubtedly wanted taste. ये किसने बोला है? Horace Walpole. ठीक. Scorn not sonnet, critic you have front, mindless of it just horn with this key. विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि जिन्होंने उनका तिरस्कार किया है, जो उनके आलोचक हैं, वो भी उनके सामने झुक गए हैं, है ना? Shakespeare, the nearest thing in incarnation of the eye God. ऐसा किसने बोला है? लॉरेंस ओलिवियर ने बोला है, भगवान की नजर में अवतार में सबसे नजदीकी चीज. Now we sit through Shakespeare in order to recognize the quotations. ऑर्सन वेल्स ने बोला है, अब हम उदाहरणों को पहचानने के लिए शेक्सपियर का माध्यम से बैठते हैं. ब्रश अप योर शेक्सपियर, कॉलर पोर्टर ने बोला है. Remember the thing about Shakespeare is that he is really very good in spite of all the people who say he is good. शेक्सपियर के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि वह वास्तव में बहुत अच्छे हैं, उन सभी लोगों के बावजूद जो कहते हैं कि वह बहुत अच्छे हैं. रॉबर्ट ग्रेव्स. Shakespeare said pretty well everything, and what he left out, James Joyce with a judge from myself put in. ब्रेडन वेहान ने बोला है, शेक्सपियर ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से कहा है, जो उसने छोड़ा जेम्स जॉयसन ने खुद को एक न्यायाधीश के साथ डाल दिया. Okay, wonderful women. Have you ever thought how much we all, and the women especially, owe Shakespeare for his vindication of women in these fearless, high-spirited, resolute, and intelligent heroine. Dame Terry ने कहा है, अद्भुत महिलाएं, उन्होंने जिस तरह से महिलाओं का कैरेक्टर, है ना, साहसी दृढ़ विमेन बताया है ना, तो विमेन उनके ऋणी हो गए हैं इससे. चलिए फटाफट कुछ बुक्स देख लेते हैं उनके ऊपर. तो उनके शेक्सपियर के ऊपर कुछ बुक लिखे हैं. एक सबसे पहले व्हाट इफ फेडरिक की बात करें तो फूल्स ऑफ शेक्सपियर 1930 में आया था. दूसरा क्रिटिकल एसे शेक्सपियरियंस इंग्लिश किंग्स रिटन बाय वॉल्टर पीटर. हैमलेट एंड डिस्ट्रैक्टेड ग्लोब 1978 में आया है ना, एंड्रू ने लिखा था, एंड्रू जॉन गुड ने. हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स ऐसे टी.एस. एलियट ने लिखा है. हैमलेट एंड एडिपियस अर्नेस्ट जॉनसन ने लिखा है. बाइबल इन शेक्सपियर 2013 हैमलिन ने लिखा है. ओके, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. शेक्सपियर इन द क्लास रूम बाय थॉर्डे डिवाइट वेल ने लिखा है. शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904, द ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री बाय A.C. Bartley. हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, है ना, ये पब्लिश हुआ था 1933 में Elsie Knights के द्वारा. On the knocking at the gate in Macbeth 1823 में थॉमस डी क्विंसी ने लिखा है. Wheel of Fire, है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ शेक्सपियरियंस ट्रेजेडी 1930 में आया था जॉर्ज रिचर्ड विल्सन के द्वारा. Time is out of joint, a study of Hamlet, and the time is free, a study of Macbeth by Raw Walker. A short biographer entitled And Some Account of the Life of Mr. William Shakespeare by Nicholas Oro. Shakespearean Comedy, Shakespearean Tragedy, okay, H.B. Charlton. Shakespeare's World of Images, ये जो लिखा है डोनाल्ड एल्फ्रेड ने. अब देखिए यहाँ पे एक चीज है जो जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा.
कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा बाय एरिस्टोटल, उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप बाद में चीजें ढूंढें, क्योंकि हमने इतनी चीजें जब पढ़ी उनके ड्रामा, उनके प्लेस के बारे में, कैसे अलग अलग राइटर ने क्या लिखा है, किन भागों में बांटा है, तो एक्चुअली एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो इसमें एसेंशियल एलिमेंट है ना, वो क्या क्या होने चाहिए। तो ये इसका यूजीसी नेट वालों के लिए जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अंदर बताया गया है क्या एलिमेंट होना चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको इसी टाइम कवर कर लें। चलिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इंपॉर्टेंट फूल्स यहाँ पे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट फूल्स को हम कवर कर लेते हैं फटाफट। इंपॉर्टेंट शेक्सपियरियन फूल्स, है ना। फूल इन टिमोन एंड एथेंस की बात करें तो टिमोन के घर के बाहर अपैमेंटस के साथ प्रकट होता है, जबकि लेनदारों के नौकर अपने भुगतान के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे वो मूर्ख जरूर बताया गया है, लेकिन वो लेनदारों के पास जाने वालों और वेश्याओं के पास जाने वालों के बीच समानताएं बताता है। और इस रूप में अक्सर शेक्सपियर मूर्ख जरूर, फूल्स जरूर हैं, लेकिन वो समझदार प्रतीत होता है ना। अब तो ये तो फूल्स इन टिमोन्स एंड एथेंस में बताया गया कहाँ पे ये कैरेक्टर अपीयर होता है, फूल। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑटोलेकस इन विंटर्स एंड टेल। ओके, लेकिन यहाँ पे योकोल को भी फूल्स कहा जाता है, जिसे योकोल भी कहा जाता है या उसका नाम दिया जाता है, ठीक है। सिटीजन इन जूलियस सीजर, Colton in Cymbeline, Clown in Othello, again Clown in Titus and Nicus. कास्टर्ड जो है लव लेबर लॉस्ट में, इस जोकर को एक्ट 5 में सीन 2 में फूल के रूप में दिखाया गया है, लेकिन इस संदर्भ में शब्द केवल मूर्ख व्यक्ति को संदर्भित करता है, वह इतना सरल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो फूल होते हैं, लेकिन एक्चुअली मेन एक तरह से अच्छी बातें मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। कभी आप देखें तो कई चीजों को डायरेक्शन देते हैं, है ना। ओके, डॉगबेरी इन मच एडो अबाउट नथिंग, डोमियो ऑफ एफेंसिस कॉमेडी ऑफ एरर्स में, डोमियो ऑफ सक्रेसिस इन कॉमेडी ऑफ एरर, फर्स्ट ऑफ हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में, फेस्टे इन, ये जो फेस्टे हैं 12th नाइट में। तो यहाँ पे हम बात करें फेस्टे बुद्धिमान मूर्ख, है ना, बुद्धि या मनोरंजन से अधिक प्रदान करता है, वास्तव में नाटक में महत्वपूर्ण विषयों के लिए आवाज उठाता है, विशेष वफादारी से अलग, उन पर न केवल अन्य पात्रों के लिए बल्कि सच बोलने के लिए भरोसा किया जा सकता है। तो फूल सिर्फ नाम के लिए है। ओके, गोर्मियो इन द टेमिंग ऑफ द स्क्रू, लॉन्स ऑफ 2 जेंटलमैन इन वेरोना। ओके, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया गया ज्यादा। यदि हम बात करें लॉन्सेलॉट गोवो, तो ये जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, है ना, ऐसा कुछ नहीं करता है जो एक उसको मूर्ख बताया जाए या बहुत ही इंटेलिजेंट बताया जाए। इसमें किसी भी तरह से गोवो इस बात का सबूत है कि शेक्सपियर ने जोकरों या मूर्खों या मस्करों को अपनी योग्यता में लगातार भेदभाव नहीं किया है और एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया उनको। लवाचे इन एंड्स वेल दैट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में, वह एक घरेलू मूर्ख है जिसे आधुनिक शब्दों में शेक्सपियर के सबसे कम मजाकिया जोकर में से एक माना जाता है, ठीक है। निक बॉटम मिडसमर नाइट ड्रीम में, पॉम्पे, है ना, मेजर्स फॉर मेजर में, हालांकि यह जोकर एक वेश्यालय का कर्मचारी है, फिर भी उसे एक घरेलू मूर्ख माना जाता है। पक, है ना, मिडनाइट समर ड्रीम आपने पढ़ा होगा तो। सो फेरी किंग ऑर्बन के लिए जेस्टर पक शेक्सपियर के किसी अन्य मूर्ख की तुलना में नाटक के नायक होने के करीब आता है, लगभग ऐसा लगता है कि नायक जैसा हो। हालांकि बॉटम ने मूर्ख की भूमिका निभाई है, पक अधिक पारंपरिक मूर्ख की भूमिका निभाता है क्योंकि वह वास्तव में चतुर और बुद्धिमान है, इसलिए। स्पेन इन 2 जेंटलमैन वेरोना, द
द फूल इन द किंग लियर। इसमें राजाओं के दरबार में मूर्ख की भूमिका के लिए कोई समकालीन समानता नहीं है। जैसे कि शेक्सपियर ने कल्पना की मूर्ख एक नौकर है यहाँ पे और दंड के अधीन है, फिर भी लियर का अपने मूर्ख के साथ, यानी जो राजा है अपने मूर्ख के साथ संबंध दोस्ती और निर्भरता में से एक है ना, कि वो आप यदि इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसको मदद करता है किंग को एक्चुअली एक तरह से। मूर्ख घटनाओं पर टिप्पणीकार का काम करता है कि मतलब यहाँ पे ये हुआ तो ये हो सकता है, तो आपको स्टोरी समझने में हेल्प होता है। द फूल इस धूमिल नाटक में बुद्धि प्रदान करता है और उसके शब्दों से आपको पता चलेगा आगे नाटक में क्या हो रहा है। जोकरों के विपरीत जो आज हमें निर्धार लगता है, क्योंकि उनके सामायिक चुटकुले अब समझ में नहीं आते हैं। किंग लियर में जो मूर्ख है ना, वो कार्यों और स्थिति का उपहास करते हैं और दर्शक उसकी बात को समझते हैं। नाटक की शुरुआत में उनकी मानसिक दृष्टि सबसे तीव्र होती है। वह लियर की बेटियों को देखते हैं और वो कहते हैं, वो दूर मतलब देखते हैं कि उनके बिहेवियर से कि कौन सी बेटी क्या है और राजा के लिए ये विनाशकारी डिसीजन कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी तीनों बेटी में से जो कौन किसके फेवर में जाना चाहिए था और वो नहीं जाते हैं तो कैसे विनाशकारी होती है। तो ये मतलब फूल के थ्रू हमें पता चलता है। द ग्रेव डिगर्स हैमलेट में है ना, कब्र खोदने वाले डिगर्स। योरिक इन हैमलेट, पॉटर इन मैकबेथ, थेसाइटस इन ट्रोलेस एंड क्रेसिडा, टचस्टोन एज यू लाइक इट में है ना, ये फूल है सारे। यहाँ पे टचस्टोन क्या है? बुद्धिमान मूर्ख है, हालांकि रोजालिंड और सेलिया मजाक में कहते हैं कि वह एक प्राकृतिक मूर्ख है। नेक्स्ट है आपका ट्रिंको इन टेम्पेस्ट। ठीक, चलिए, सो थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे हम देखेंगे आने वाले वीडियो में जो इनके प्ले का कौन सा सेटिंग कहां से है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। थैंक्स सो